नाज़रीन, गजा मुज़ाकरात से आज एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गजा के मुज़ाकरात, गजा की जंगबंदी अब इतनी करीब पहुंच गई है कि अगर एक सिग्नेचर हो जाए तो गजा में जंग रुक सकती है। मामलात बहुत करीब पहुंच गए हैं। कई महीनों के बाद एक ब्रेक थ्रू इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है। सिर्फ गजा की जंगबंदी एक साइन की दूरी के ऊपर रह गई है। हमास ने तमाम टर्म्स के ऊपर एग्री कर लिया है, तमाम शरात के ऊपर हमास एग्री कर गई है। बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साथ इजराइल की जो गिरफ्तारियां हैं, इजराइल के खिलाफ जो लॉ सूट्स हैं, वो कई ममालिक में इस वक्त जारी हैं। एक के बाद एक मुल्क से खबरें सामने आ रही हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और ट्रूडो फारिग हुए। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म, कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क, नेटो का बहुत एक इंपॉर्टेंट रुकन और अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी कनाडा, उसके जो वज़ीर-ए-आज़म, मोस्ट पॉपुलर वज़ीर-ए-आज़म, वो फारिग हो चुके हैं। और इसके अलावा एक बड़ी जंग नजर आ रही है वहां पर। ट्रंप जो है ना, उसने ग्रीनलैंड को भी लेने का ऐलान किया, अपने बेटे को ग्रीनलैंड भेज रहा है ट्रंप। और कनाडा को दोबारा 51st स्टेट और पैनामा कैनाल को लेने के लिए, ठीक है। तो एक वेस्ट का जो डिक्लाइन है, एक आपसी टकराव है, वो इस वक्त हमें नजर आ रहा है। नई अमेरिकी इंतजामिया के आने की सूरत में अमेरिका का अपने इत्तेहादियों के साथ वो टकराव होने जा रहा है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नहीं देखा गया। तो इस सारे मंजरनामे के ऊपर जो मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्टेड है, जो गजा के साथ कनेक्टेड है, जो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कनेक्टेड है, इस सब को हम आपके सामने सादा अल्फाज में रखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, एक चीज को आप नोट करें, एक के बाद एक मुल्क जिसने इजराइल को सपोर्ट किया गजा के जुल्म के अंदर, वहां की जो लीडरशिप्स थी वो तमाम की तमाम पॉपुलर लीडरशिप्स थी, वो तमाम के तमाम मकबूल वहां की अपनी क़यादत थी। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें, सिर्फ इन 14-15 महीनों के अंदर एक के बाद एक लीडरशिप वो बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ इस वक्त जा चुकी है और मजीद जा रही है। और इतनी इबरतनाक वो तरीके से निकले हैं कि उनके सबके करियर खत्म हो गए हैं। यानी कोई इस तरह से भी निकलता है कि उनके मुकम्मल करियर और इंतहाई अनपॉपुलर होकर और बड़ी जिल्लत, रुसवाई और तनकीद इसके बाद जो है वो निकले हैं। आप जरा एक के बाद एक को नोट करें। और हम उन तमाम ग्रेट पावर्स की बात कर रहे हैं जो दुनिया को चलाती हैं। शायद ही आप कह लें कि रिसेंट हिस्ट्री के अंदर इतनी तेजी के साथ इन मुल्कों में तब्दीलियां आई हों जितना इन 14-15 महीनों के अंदर आई हैं। इन रिसेंट हिस्ट्री इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ऋषि सुनाक बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म, जर्मन चांसलर फारिग हो गए। बाइडन आप देख रहे हैं कि किस डिस्ग्रेसफुली वो फारिग हुआ है हमेशा हमेशा के लिए। जापान के वज़ीर-ए-आज़म बहुत पॉपुलर थे, फारिग हो गए। और आज जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो भी इस वक्त फारिग हो चुके हैं। और मैक्रोन जो है वो हिले हुए हैं। और मैक्रोन का भी जब इलेक्शन होगा 2027 में, फिर भी आप देखिएगा मैक्रोन बड़ी तेजी के साथ अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो शुरू में सपोर्ट हुई, उसके नतीजे में आप देख लीजिए जो नीचे इलेक्शन हुआ है उसकी पार्टी नहीं जीत सकी है। तो जब मैक्रोन का इलेक्शन होगा, आप देखिएगा एक इकलौता पीछे मैक्रोन रह गया है। तो जापान से शुरू करें और कनाडा तक चले जाएं, एक के बाद एक लीडरशिप किस तरह से फारिग हुई है और किस तरह से मतलब उन जापान के वज़ीर-ए-आज़म मुकम्मल, और ट्रूडो हमेशा के लिए, बाइडेन हमेशा के लिए, ऋषि सुनाक हमेशा के लिए, जर्मन चांसलर का भी इलेक्शन हो रहा है, सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर उसकी पॉपुलैरिटी है, समझिए वो भी गया, ठीक है। तो इस तरह से मामला हुआ है। ये बड़ा हैरान कुन है। ये दुनिया की 5-7 बड़ी पावर्स हैं जो दुनिया को चला रही हैं, तो जिन्होंने इसराइल को इस जुल्म के अंदर सपोर्ट किया। और इसको अब जरा इस मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट करें। क्या ये सबूत नहीं है कि अगर मिडिल ईस्ट में किसी ने सहूलतकारी की है इसराइल के लिए तो वहां पर तब्दीलियां आएंगी? अगर वहां पर आ सकती हैं इतने मीलों दूर, तो क्या जो बॉर्डर के साथ बैठे हुए हैं वहां पर तब्दीलियां नहीं आनी? तो इनको भी सोचना चाहिए। अब इन जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वहां पर और भी मसाइल होंगे, डोमेस्टिक इधर उधर बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक जो प्राइम फैक्टर अगर हम कहें ना, तो वो इंस्टेंट ये वजह, अब देखें ना, जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ पहली बार कब अवाम में नारे लगे, कब अवाम ने जो है वो क्रिटिसिज्म किया और पब्लिक के अंदर जाना मुश्किल हो गया? गजा की जंग के बाद। और फिर कनाडा ने अनाउंस किया कि हम तो मुकम्मल असलहा इसराइल के लिए जो बंद कर रहे हैं। ये सारा कुछ हुआ ना, तो वहां पर और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टर। और जो देखें बेसिक वजह क्या बन रही है, बेसिक वजह इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के साथ वो बाकी चीजें, और इकोनॉमी क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंगें और साथ जो यूक्रेन की जंग आ गई, ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। फिर इन मिडिल ईस्ट की जंगों की वजह से रेफ्यूजीज वहां पर गए और फिर जो मूवमेंट चली। अब देखें इतने बड़े मुजाहरे हुए वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर सड़कों के ऊपर, तो उन्होंने एक असर डाला।
अगर ये देखें मिडिल ईस्ट का ये क्राइसिस ना होता तो ये इतनी जल्दी ये फारिग होने वाले नहीं थे। ये बात ज़हन में रखें, इतनी जल्दी ये फारिग होने वाले नहीं थे। इसको आप मिडिल ईस्ट को, गजा को, इस तनाज़े को आप दरमियान में से निकाल नहीं सकते हैं। अगर ये ना होता तो फिर इतनी जल्दी ये मामलात किसी तौर पर ना होते। तो अगर हम जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो ये बहुत बड़ा वहां पर क्राइसिस, और एक और यानी कि नेटो का बड़ा मुल्क जो है वो टर्मोइल के अंदर चला गया। हम देख रहे हैं जापान, साउथ कोरिया, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम बड़े मालिक है ना। उसके बाद कनाडा भी, क्योंकि कनाडा में जो इलेक्शन है वो अक्टूबर के अंदर होना था और अब ये वज़ीर आज़म जो है वो फारिग हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस लेवल के ऊपर हम देख रहे हैं। और यहां पर जो नया बंदा आ रहा है, जो नया वज़ीर आज़म आ रहा है कनाडा का, वो आ ही इस बुनियाद के ऊपर रहा है कि ट्रूडो ने ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दिया, ये खामोश क्यों है, इस बुनियाद के ऊपर वो आ रहा है। और उसने जो उसके ताजा तरीन स्टेटमेंट्स के मुताबिक उसने कहा मैं जब आया तो मैं ट्रंप के साथ ये करूंगा वो करूंगा। आंसर द फायर विद फायर, आग का जवाब आग के साथ होना चाहिए। मतलब काफी फड्डा पड़ने जा रहा है ट्रंप और कनाडा का, काफी जो फड्डा है वो इस वक्त पड़ने जा रहा है। और ट्रंप जो है ना नाज़रीन, वो इस एम्पायर का आखिरी कील भी साबित हो सकता है। आपने वो कहानियां तो सुनी होंगी, तारीख तो पढ़ी होगी, जिसमें वो कहते हैं जी फलां किंग था, फलां प्रिंस था, उसने अपने ही एम्पायर का बेड़ा गर्क कर लिया। तो समझ लें ये जो नया किंग ऑफ अमेरिका आ रहा है ना, जो नया बादशाह आ रहा है इस एम्पायर का, जो नया उनका सदर आ रहा है, समझ लें ये उस डूबते एम्पायर का जो फाइनल कील है ना वो ये साबित हो सकता है। ये हम आपके सामने आ गए। पहले बाइडेन की पॉलिसीज और अब ट्रंप की ऐसी पॉलिसीज हैं कि वो अमेरिका को कोई उधर नहीं लेकर पावरफुल मजीद नहीं बना रही, बल्कि उसको मजीद कमजोर कर, उस डिक्लाइन के अंदर मजीद इजाफा, बल्कि ये फाइनल कील जो मैं आपको कह रहा हूं ना वो भी साबित हो सकता है। तो इसके ऊपर मजीद आगे चलकर हम बात करते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर और यूरोप के साथ क्राइसिस। लेकिन जरा हम निगोशिएशंस के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी हर किसी की नजरें 7 अक्टूबर के बाद इस बात के ऊपर है कि कब जंगबंदी होगी, कब गजा के ऊपर बमबारी रुकेगी। और पूरी दुनिया बहुत तकलीफ के अंदर है, बहुत गम के अंदर है, बहुत रंज के अंदर है, बहुत निदामत के अंदर है कि गजा के मासूम लोगों के साथ वहां पर क्या हो रहा है। तो अब बड़ी खबर यह है कि ब्रेक थ्रू हुआ है। जी हाँ, निगोशिएशंस के अंदर ब्रेक थ्रू हुआ है। हमास तमाम कंडीशंस के ऊपर एग्री कर गई है। हमास की तरफ जो एग्रीमेंट आया था उसने उसको साइन करके भेज दिया, यानी हमास ने उनके पास जो भी एग्रीमेंट आया है उसके ऊपर उन्होंने साइन कर दिया है, उसको उन्होंने एग्री कर दिया है। और अब सिर्फ और सिर्फ अगर नेतन्याहू इसके ऊपर साइन कर देता है, एक पार्टी जो है, एक फरीक जो है वो एग्री हो चुका है, अगर उधर से साइन हो जाता है तो सिर्फ साइन ही अब इसमें डिले की वजह है। यानी बहुत सारी है ना कि वहां से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ये वो तमाम इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं, एग्री कर लिया गया है। अब सिर्फ हतमी जो साइन है वो होना बाकी है। अगर वो हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे अभी हो जाए, तो अभी से वो एग्रीमेंट जब लागू हो जाएगा। ये इतना करीब हम पहुंच चुके हैं। क्या नेतन्याहू करेगा या नहीं करेगा, इसका जवाब खुद जरा फिलिस्तीनी जो लीडरशिप है उनकी जुबानी जरा सुनते हैं। कंप्रीहेंसिव गाजा डील एम्स फॉर टोटल एंड ऑफ एग्रेशन। और ये कौन सी जंगबंदी है? मुकम्मल जंगबंदी, कंप्रीहेंसिव डील। वही जो हमास की पहले दिन से कंडीशंस थी, मुकम्मल विड्रॉल होगा, मुकम्मल जंगबंदी होगी, वही डील है दोबारा से। और उन्होंने कहा कि ऑल द कंट्रोवर्शियल एंड आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वर रिजॉल्व्ड इन दोहा नेगोशिएशन। जो भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं, ये हमास कह रही है। और फिर उन्होंने कहा कि बाल इज नाउ इन नेतन्याहूज कोर्ट एंड ही इज द वन हु कैन ऑब्स्ट्रक्ट द एग्रीमेंट और साइन इट। हमारी तरफ से अब ये मामला हल हो चुका है, मतलब जा चुका है। अब ये बाल नेतन्याहू की कोर्ट के अंदर है, वो इस एग्रीमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करे या साइन करे, रोके या इसको साइन कर दे। और उन्होंने कहा कंप्लीट एंड टू द एग्रेशन एंड कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द एनिमी एंड थिंग्स आर सपोज्ड टू गो इन राइट डायरेक्शन। उम्मीद तो यही है कि चीजें राइट डायरेक्शन के अंदर जाएंगी, बट ये हमास की स्टेटमेंट है, वी कैन नॉट बी सर्टन बिकॉज नेतन्याहू इज नोन फॉर हिज डिसीट। लेकिन हम हतमी कुछ नहीं कह सकते, चीजें तो ठीक डायरेक्शन में आप जानी चाहिए, लेकिन हम हतमी कुछ नहीं कह सकते। चूंकि नेतन्याहू का जो धोखा है वो सबको पता है, तो नेतन्याहू के ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता, तो कुछ भी हो सकता है। हमास ने कह दिया है चीजें एग्री हैं, लेकिन नेतन्याहू के ऊपर बिलीव नहीं है। वो साइन कर भी सकता है और मुमकिन है ना भी करे। लेकिन मेरे नजदीक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप क्या चाहता है, जो वहां पर अब डिस्कस हो रही है। देखिए, नेतन्याहू तो कभी भी ये साइन नहीं करना चाहेगा ना। नेतन्याहू ये एग्रीमेंट क्यों साइन करना चाहेगा? नेतन्याहू कभी भी नहीं करेगा। असल बात यह है कि क्या ट्रंप करवा सकता है या नहीं करवा सकता, ट्रंप ये मनवा सकता है या नहीं मनवा सकता, ये बुनियादी बात है। अगर ट्रंप का कोई सख्त मैसेज आया हुआ है
तो फिर ये साइन हो जाएगा, अगर सख्ती नहीं है तो ये साइन नहीं होगा। लेकिन ये एक बड़ी अचीवमेंट है, काफ़ी महीनों के बाद मतलब तमाम शरात हमास ने एग्री कर ली और मामलात आगे बढ़े हैं। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। और शदीद प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर इस वक्त है। इजराइल के अपोजिशन लीडर का बयान देखिए, देयर इज अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक सपोर्ट टू स्टॉप द वॉर एंड कंक्लूड अ डील बट यू आर अनएबल टू ब्रिंग देम बैक, सो यू आर अ फेलियर। इस वक्त बड़े मुजाहरे भी हो रहे हैं और ये अपोजिशन लीडर का बयान है कि तुम फेलियर हो, तुम प्रिजनर्स को वापस नहीं ला सके। तो उधर से हूतीज के मिसाइल और उधर आप देखें बड़ी खबर यह है कि जो अब्रॉड बैरून ममालिक फ्रंट खुला हुआ है इसराइल के खिलाफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इजरायली सोल्जर्स फेस 50 ग्लोबल चार्जेस फॉर गाजा क्राइम। इजरायली मीडिया 50 लॉ सूट इसराइलियों के खिलाफ फाइल हो चुके हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर बड़ी तेजी। ये 48 घंटों के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज है जो इसराइल को लिमिट कर रही है, इसराइल तक ये बहुत बड़ी उनकी सुबकी हो रही है। तो ये भी एक नया फ्रंट है जिसका प्रेशर है। और गजा में हालत काफी मिजरेबल है। यूनरवा की जरा स्टेटमेंट देखिए, नो चाइल्ड शुड डाई इन द 21st सेंचुरी इन गाजा जस्ट बिकॉज ही नीड्स अ ब्लैंकेट, वार्म क्लोथ्स और शूज। 21वीं सदी में गजा में कोई बच्चा इस वजह से नहीं मरना चाहिए कि उसको एक कंबल की जरूरत थी और उसको नहीं मिल सका, उसको एक शूज की जरूरत थी और वो नहीं मिल सका। ठीक है, इस वजह से 21वीं सदी में गजा का एक बच्चा नहीं मरना चाहिए। और वो गजा जिसके बाहर सैकड़ों हजारों ट्रक्स खड़े हुए हैं और वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। और अगर देखें जंग अगर रुकती है तो बहुत बड़ी डिफीट इसराइल की, बहुत बड़ा फेलियर, और दुनिया दाखिल होगी गजा के अंदर। गजा के वो कब्रिस्तान, गजा के अंदर होने वाले वो मजालिम वो दुनिया के सामने आएंगे। इसका और फॉलो आउट इसराइल के ऊपर आएगा। मुझे बताइए इसराइल क्या अचीवमेंट बताएगा, इसराइल क्या बताएगा कि उसने इस वॉर के अंदर इतने लाखों लोगों को शहीद करके जख्मी करके क्या हासिल किया। हमास अपनी जगह पर मौजूद होगी, हिजबुल्लाह अपनी जगह पर मौजूद होगी, हूतीज एक बड़ी ताकत के साथ उल्टा सामने आ चुके होंगे। क्या वो फतह बताएगा? और नेतन्याहू का जो ट्रायल है वो आगे बढ़ना है। और उसके अलावा जो अंदरूनी खलफशार है वो इससे और बढ़ेगा। रीजनल पोजीशन जो चेंज हुई है तो इसका फॉल आउट बहुत शदीद तर होगा। इसराइल को इससे छुटकारा नहीं मिलेगा जो उसने यहां पर किया है। तो अगर ये जंग यहां पर रुकती है तो बहुत बड़ी डिफीट। और देखें लेबनान से क्या खबर सामने आ रही है। हसन नसरुल्लाह उनके लिए जब ये गजा का सीज फायर अगर हो जाता है तो वहां पर एक बड़ा इज्तिमा वो करने जा रहे हैं सीज फायर के बाद। अच्छा, हसन नसरुल्लाह की क्या तदफीन हो गई है इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है। लेबनान के लोग इस बारे में ज़्यादा बताते नहीं हैं। तो मुमकिन है कि इसी दौरान मतलब तदफीन की जाए, या मुमकिन है कि अगर तदफीन हो चुकी है तो फिर इस इज्तिमा वो उनकी समझ ले के उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए होगा। और इसमें वो कह रहे हैं कि रीजन से और बाकी दुनिया से जो मेहमान है वो भी बुलाए जाएंगे। तो हमास इतनी बड़ी पावर के साथ, अपने वेपन्स के साथ, अपनी नई कैपेबिलिटीज़ के साथ इसराइल के दरवाजे के ऊपर मौजूद होगी। ठीक है, तो कुछ भी इसराइल ने अभी तक इस जंग में अचीव नहीं किया और जो उसने मासूम लोगों को शहीद किया है, तो आप जरा तारीख उठाकर देख लें, जिसने ऐसा किया है उसको फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। और यही जो जुल्म है ये इनका असल इख्तिताम होगा। अब नाज़रीन जरा ट्रंप की बात कर लेते हैं। ट्रंप के बारे में जो मैं आपको कह रहा था कि कोई बादशाह होता है या कोई प्रिंस होता है, आपने हिस्ट्री हमने पढ़ी है, तो वो खुद ही अपने एम्पायर को ले डूबता है। तो पहले बाइडन की सूरत में और अब ट्रंप की सूरत में ये जो अमेरिकी एम्पायर है ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ट्रंप और बाइडन के अंदर बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क नाज़रीन ये है कि बाइडन ने इसराइल की हिमायत में एक ज़ायनिस्ट होते हुए इस चक्कर में इतना सपोर्ट कर दिया इसराइल को कि उसको सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू और इसराइल नजर आया, और उसने अमेरिकी मफादात को भी कंप्रोमाइज किया और जो अपने एलाइज हैं उनके मफादात को भी कंप्रोमाइज किया। और ट्रंप जो है वो अमेरिकी मफादात के चक्कर में वो सबको रगड़ रहा है और अपने इत्तेहादियों के मफादात को खड्डे में डाल रहा है और कह रहा है बस अमेरिकी मफादात, अमेरिका फर्स्ट। तो ये जो ट्रंप की पॉलिसी है ना, अमेरिका फर्स्ट, ये चलने वाली नहीं है। ठीक है, इस तरह नहीं होता है। एक जो चौधरी होता है फिर उसको अपने सारे जो होते हैं ना ताबे उनका ख्याल भी रखना पड़ता है। एक बैलेंस पॉलिसी रखना पड़ती है। तो बाइडन ने सिर्फ इसराइल को देखा और ट्रंप अब कह रहा है सिर्फ अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट। तो इससे भी जो है मसाइल पैदा होंगे और उनके इत्तेहादी इनसिक्योर होना शुरू हो गए हैं वहां पर। अब देखें उनका एक एक ट्वीट, एक एक गवर्नमेंट हिला रहा है। अब देखें यूके की गवर्नमेंट, अब देखें यूके में फसाद हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इलोन मस्क होगा, ट्रंप इंतजामिया होगी। तो भाई वो इस तरह से नहीं चल सकते हैं। एक नई देखें, अमेरिका के साथ तो उनका कोई फड्डा नहीं है,
एक इंतजामिया के साथ फटा है, एक नई आने वाली इंतजामिया जिसकी पॉलिसीज के वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये क्लैश जो है वो और बढ़ने जा रहा है। अभी आप देखें ना, हम जरा ग्रीनलैंड और कनाडा को डिस्कस करते हैं। कनाडा के वजीर आजम गए, ट्रंप ने फिर ट्वीट दाग दिया और इतनी ह्यूमिलिएशन इस वक्त हुई है। ट्रंप ने फिर कह दिया कि कनाडा को हमारी 51st स्टेट जो है वो बनना चाहिए, और ये जो ट्रूडो है ये तो इसी काबिल था, ये अच्छा हुआ ये चला गया। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन बिकॉज ही नोज वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड सब्सिडाइज एंड ह्यूज ट्रेड डेफिसिट बिटवीन आवर टू कंट्रीज। उसने फिर इशारा दिया कि कोई टैरिफ वैरिफ मैं कम नहीं करने वाला हूं, ठीक है, और ट्रूडो को यह पता था इसलिए वो चला गया। देयर विल बी नो टैरिफ इफ कनाडा मर्ज विद यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन अगर कनाडा अमेरिका की रियासत बन जाए तो फिर इसके ऊपर हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। ग्रेट ह्यूमिलिएशन फॉर कनाडा। एक बड़ा मुल्क है, बड़ा जबरदस्त मुल्क है, तो ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन ट्रूडो की भी और पूरे कनाडा की भी, ठीक है। और जो नया बंदा आ रहा है वो तो मैंने आपको बताया ना कि वो आ ही इस बुनियाद के ऊपर रहा है कि ट्रंप को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, तो वो आएगा तो वो और सख्त जवाब देगा, तो ये मामला जो है वो और यहां पर बढ़ने जा रहा है। फिर जो ग्रीनलैंड का मामला है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है। पहले तो एक ट्वीट को दुनिया ने सीरियस नहीं ना लिया, लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर ट्रंप कह रहा है तो फिर ये मामला सीरियस है, वो इस तरफ जाएगा। अब ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड वो तो अपना बेटा भेज रहा है और ग्रीनलैंड हर सूरत में हमारा हिस्सा बनेगा। आई एम हियरिंग दैट द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर मागा। अब ये मागा जो है ना, बेसिकली ये है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये मागा का मतलब ये मूवमेंट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन इसका मतलब वो इसको इसमें भी शामिल कर रहे हैं कि जैसे एंड पे उन्होंने लिखा है मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन। बहरहाल वो कह रहे हैं कि अब ये हमारी उस मूवमेंट का हिस्सा बन चुका है और माय सन वो जाएगा, विजिट करेगा, टू वेरियस रिप्रेजेंटेटिव से मिलेगा और विल बी विजिटिंग टू सम ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट एरियाज एंड साइट्स। ग्रीनलैंड इज इनक्रेडिबल प्लेस एंड पीपल विल बेनिफिट ट्रेमेंडसली and when it becomes part of our nation we will protect it, cherish it from a vicious outside world। कह रहा है दुनिया बड़ी जालिम है, तो हम जब ये ग्रीनलैंड हमारा बन जाएगा ना हिस्सा, तो हम इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, इसको चेरिश भी करेंगे, इसकी हिफाजत भी करेंगे। बाहर बड़ी जालिम दुनिया है, ठीक है। मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन। तो ये मामला सीरियस हो गया, अपने बेटे को बाकायदा तौर पर ट्रंप भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब आप देखें ना, एक मुल्क को पूरी तरह से खरीदने की बात हो रही है। तो डेनमार्क का बड़ा सख्त रिएक्शन आया। डेनमार्क ने अपना मिलिट्री बजट बढ़ा लिया है और अभी जो उनके है ना डेनमार्क के किंग, उन्होंने जो डेनमार्क की जानिब से जो मोनोग्राम है उसको अपडेट किया गया है। डेनिश किंग अल्टर्स कोट ऑफ आर्म्स एमिड डिस्प्यूट विद ट्रंप ओवर ग्रीनलैंड। द मूव इज सीन बाय मेनी एज अ सबटल रिब्यूक टू यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब ये उन्होंने एक मोनोग्राम को जो है ना अपग्रेड किया है, जिसमें ग्रीनलैंड को फोकियत ज्यादा दी गई है। यानी हर गवर्नमेंट का एक होता है ना मोनोग्राम होता है, तो जो डेनमार्क की डायनेस्टी है, यानी अब ये उनके ज़ेरे तमाम है ना किंग के, तो उन्होंने उसको जो है ना वो अपग्रेड किया, जिसमें ग्रीनलैंड को ज्यादा उसमें वाज़ेह किया गया है। तो इसको एक खामोश पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है कि हम ग्रीनलैंड किसी तौर पर छोड़ेंगे नहीं। अब देखना, ये मुल्क फौरी अमेरिका को जवाब ही नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एक उन्होंने बुनियादी मैसेज दिया कि हम ग्रीनलैंड को छोड़ने वाले नहीं हैं, और ये किंग की तरफ से आया है। अब ये जो नाज़रीन ग्रीनलैंड का मामला है ना, यानी ट्रंप अपने बेटे को बाकायदा भेज रहा है, तो मामला तो सीरियस हो गया ना। तो यूरोपीय यूनियन इसके ऊपर एग्री नहीं होगा, उसकी इसमें मर्जी शामिल नहीं होगी। यूरोपीय यूनियन जो ऑलरेडी अंडर थ्रेट है और फ्रांस कह रहा है कि हमें अपने डिफेंस और अपनी उसको पावर को बढ़ाना है, तो ग्रीनलैंड क्यों देना चाहेंगे अमेरिका को, जिससे उनको इस वक्त मसाल दरपेश हैं। रशिया चाइना किसी तौर पर ये अफोर्ड नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड में हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये उस आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। दुनिया के खजाने ग्रीनलैंड के अंदर छुपे हुए हैं जो अभी तक निकाले नहीं गए, तो इसलिए उनकी नजर ग्रीनलैंड के ऊपर है। और कनाडा भी उसमें वो आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। दुनिया की अगली जो जंग है ना, ये यूक्रेन से मामला फैलता फैलता आर्कटिक के अंदर अल्टीमेटली जाना है, जहां पर अब बर्फ जो है वो पिघल रही है। तो रशिया चाइना किसी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकते ग्रीनलैंड अमेरिका के पास चला जाए, इससे तो उनकी पावर बहुत कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो यूरोप, रशिया, चाइना तो वो इतनी आसानी से होने नहीं देंगे। अब अमेरिका ग्रीनलैंड में कोई सेपरेशन मूवमेंट चलवाएगा, यानी कोई आज़ादी की मूवमेंट चलवाएगा, कोई क्योस होगा, क्राइसिस होगा, तभी तो अमेरिका जाएगा ना। मुमकिन है कि वो आज़ादी दिलवा कर, जैसे ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि हमें आज़ादी चाहिए, अभी हमें आगाज़ करना होगा, तो वो कल को इल्हाक कर ले अमेरिका के साथ, ग्रीनलैंड का जो लीडर है, तो वो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन
इस पॉलिसी का इख्तियार करना ही असल में क्राइसिस को, ये इतनी आसानी से होता नहीं है कि अच्छा फलां मुल्क को भी खरीद लो। ये कॉलोनी थोड़ी खरीदनी है, एक मुल्क खरीदने की बात हो रही है, बड़ी पावर्स उसमें बाकी भी इन्वॉल्व हैं। तो ये मतलब कुछ स्मूथली कोई प्रोसेस होने वाला नहीं है। ये कहना, ये पॉलिसी लेकर आना कि कनाडा भी हमारा हिस्सा बन जाए, फलाना भी बन जाए, ये खुद एक क्राइसिस को दावत देने वाली है और ये क्राइसिस यहां पर और बढ़ने जा रहा है। अब जरा एक अंदाजा करें, आखिरी खबर, लैटिन अमेरिका का मुल्क है हंडोरस, ठीक है, हंडोरस मैक्सिको के साथ, और पनामा जहां पर पनामा कैनाल है और ट्रंप लेने की बात कर रहे हैं, उसके बिल्कुल साथ हंडोरस एक कंट्री है। यहां पर अमेरिकी बेसेस हैं और हंडोरस से क्या स्टेटमेंट आई है, हंडोरस थ्रेटन्स एक्सपेल यूएस मिलिट्री एज लैटिन अमेरिका गियर्स अप फॉर ट्रंप डिपोर्टेशन। वो कह रहे हैं कि हम आपकी बेस को यहां से निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। और साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में 200 साल अमेरिकी पॉलिसी है कि यहां पर कोई दूसरी पावर नहीं आएगी। इस वक्त रशिया 3 मुल्कों में, क्यूबा, वेनेजुएला, कोलंबिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है और चाइना यहां पर आ चुका है। 200 साल पॉलिसीज तब्दील हो रही हैं और अब हंडोरस कह रहा है कि बेसिस आपकी खत्म करेंगे। और साथ ही पनामा, जिस पनामा कैनाल को वो लेने की बात कर रहे हैं। तो जो ट्रंप की पॉलिसीज है ना, वो तसादुम की तरफ लेकर जा रही हैं। ऐसे मामलात नहीं चलते हैं कि अच्छा जी हम सिर्फ अमेरिकी मफाद फलां मुल्क भी ले लेंगे और बरतानिया की हमें परवाह नहीं, और जर्मनी का चांसलर तो फूल आदमी है। तो जर्मनी ने तो इजराइल को सपोर्ट किया, यहां तो उनको अच्छा नहीं समझा जा रहा, जर्मन चांसलर को, खुद जर्मनी के लोग उसको अच्छा नहीं समझ रहे। लेकिन एज अ होल जर्मनी या एज अ होल यूके, आप इस तरह की पॉलिसी नहीं ला सकते कि उनके मफादात, इत्तेहाद किस बात के ऊपर है कि अमेरिका और बरतानिया के मफादात एक हैं। अगर उनमें टकराव आ जाएगा, अमेरिका कहेगा नहीं नहीं सिर्फ हमारा मफाद, तो देखें वो कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है बरतानिया, वो एक आजाद नेशन है। उसने भी वर्ल्ड 2 आलमी जंगें जीती हैं और वही तो था जिससे अमेरिका आजाद हुआ था। तो क्या वो लोग सरेंडर करेंगे अमेरिका के सामने? वो नेशन आजाद नेशंस हैं, वो कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है। तो इसलिए आज से पहले कभी ऐसा सिनेरियो हुआ नहीं। अभी बाइडेन इंतजामिया क्या उसका यूके के साथ कोई फड्डा है? नहीं है। क्या कनाडा के साथ है? नहीं है। तो ये तो एक इंतजामिया ऐसी आ रही है जो तसादुम की तरफ, तो ये वेस्ट को और डिक्लाइन की तरफ जो है वो मामला लेकर जाएगा। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।